अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में आप लोगों ने देखा कि लीगल थिंकिंग में प्राइमरी सोर्स का यूज़ क्या है, कुरान और हदीस का रिलेशनशिप क्या है, और देन हमने पास्ट पेपर को देखा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और व्हाट शुड बी द आंसर और व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर, वो सारी बातें। आज वाली क्लास में हम उसी टॉपिक को, बेसिकली लीगल थिंकिंग को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और इसके अंदर हम अदर जो सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग है विच आर इजमा एंड कियास, उनको भी आज वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है, जो ये हमारी कंपलसरी क्वेश्चन सीरीज़ है, इसके अंदर अब तक जो हमने कवर कर लिया वो है कुरान और हदीस वाला पार्ट है। कुरान और हदीस का जो रिलेशनशिप है इन लीगल थिंकिंग और इस्लामिक लॉ, शरीयत लॉ, दैट हैज़ बिन कवर्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सोर्सेज आते हैं विच आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लाम, और अगर अभी किसी ने अभी ज्वाइन किया और उनको नहीं पता कि रिलेशनशिप ऑफ कुरान और हदीस वाले क्वेश्चन को हाउ डू वी अटेम्प्ट, तो पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड होगा, उसको आप लोग ज़रूर, इसको देखने से पहले ज़रूर आप पार्ट 1 के ऊपर जाएं और उसको अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद हम इजमा, आप लोग इजमा और कियास को देखें। अच्छा, इजमा और कियास जो है, एज डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, इजमा और कियास हमारे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग है, ठीक है। और कुरान और हदीस क्या है? कुरान और हदीस, ये आपके ना माइंड में फ़ौरन से आंसर आ जाने चाहिए कि कुरान और हदीस आपके प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग है, वो भी दो हैं और ये सेकेंडरी सोर्सेज हमारे पास दो हैं। अब होगा क्या कि whenever a person, a believer और community wants to find a solution about a problem, तो वो क्या करेंगे? अब देखें, अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखें कि एक बिलीवर को, एक ट्रू बिलीवर को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उस इशू के सोल्यूशन के लिए वो प्रायोरिटी नंबर 1 के ऊपर प्राइमरी सोर्सेज को रेफ़र करेगा। और प्राइमरी सोर्सेज में द सोर्स विच इज़ टू बी रेफर्ड फर्स्ट इज़ कुरान, ठीक है। यानी पहले हमने प्रायोरिटाइज तो किया कि प्राइमरी सोर्स की तरफ जाना है, लेकिन पहले कुरान को देखना है कि क्या कुरान के अंदर सोल्यूशन मेंशन्ड है। इफ़ नॉट देन हदीस, ठीक है। या तो दो ही चीज़ें हो सकती है ना, कुरान के अंदर सोल्यूशन है बट बहुत ब्रीफली लिखा हुआ है, बहुत ब्रीफली मेंशन्ड है, कोई बात, इंस्ट्रक्शन बहुत ब्रीफ है, तो यू हैव टू मूव टू द रेफर टू द हदीस ऑफ अली प्रॉफिट फॉर एक्सप्लेनेशन। अगर तो, या दूसरा सिनेरियो कौन सा हो सकता है कि कुरान इज साइलेंट ऑन एन इशू और आप हदीस को रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये खैर वो हमारी लास्ट लेक्चर वाली बातें हैं। आगे चलते हैं और कोशिश होगी कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना करूं, शॉर्ट रहे, ब्रीफ रहे, रेलेवेंट रहे, लेकिन इस्लामियत है, बातें इसमें थोड़ी ज़्यादा हैं आपके समझने के लिए भी, तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा स्किप ना किया करें, सारा ही देखें, सारी बातें सुनें और कहीं ना कहीं ज़रूर नोट कर लिया करें। अच्छा, अब जब हमें प्राइमरीज, अब क्या होगा कि इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन इन द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लाम, देन ही विल रेफ़र द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लाम। तो ये हमारे सेकेंड प्रायोरिटी के ऊपर है कि हमने सेकेंडरी सोर्सेज को रेफ़र करना है। अब सेकेंडरी सोर्सेज में फिर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? हमारे पास दो ही सोर्सेज हैं, इजमा और कियास। अब मैं पहले ना आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के ज़रिए बता देता हूँ कि इजमा और कियास के अंदर डिफरेंस क्या है और आपने कौन कौन सी चीज़ों को फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन आपने किस किस को याद करना है, और यानी मेजर की पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा देखें, आपको याद क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इजमा को देखते हैं। आपने इजमा को ना एक डेफिनेशन से याद रखना है। डेफिनेशन क्या है, यानी हमारा कीवर्ड क्या है? कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। इजमा इज़ द कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, और किसका ओपिनियन? ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अब दो तरह से, या तो आप कम्युनिटी लिख लें या आप स्कॉलर्स लिख लें। बेसिकली कम्युनिटी में स्कॉलरली कम्युनिटी की बात ही होती है। तो ये आपका इजमा है। अब इजमा होता क्या है, इसको देखते हैं। अब एक तो चीज़ आपको क्लियर है कि जब अब आपने इजमा पे मूव करना है तो कंडीशन नंबर 1 क्या होनी चाहिए? कंडीशन नंबर 1 होनी चाहिए कि बोथ कुरान एंड हदीस शुड बी साइलेंट ऑन द मैटर। आपको नहीं मिला सोल्यूशन, हदीस में भी नहीं, कुरान में भी नहीं, देन आप इजमा परफॉर्म करते हैं। अब हम इजमा का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखें होता क्या है, जब हम कंसेंसस ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं ना, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन में हमेशा मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। ये तभी कंसेंसस ऑफ ओपिनियन हो सकता है जब एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हों। अगर एक ही होगा तो फिर जाहिर है वो दूसरी कैटेगरी में जाएगा, कियासी कैटेगरी में जाएगा, इंडिविजुअल ओपिनियन होगा। बट जब आप कंसेंसस ऑफ ओपिनियन की बात करते हो तो एक से ज़्यादा लोग होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास कि क्या होनी चाहिए।
कंडीशन ये है कि जो इजमा परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन हो, वो पर्सन जो हैं स्कॉलर्स हों। कंडीशन नंबर 1, ठीक है। फिर कंडीशन नंबर 2 कौन सी हो सकती है? हम कंडीशन नंबर 2 कहेंगे, बेसिकली वो स्कॉलर्स की फीचर तो है ही, बट हम कहेंगे गुड और सेन नॉलेज ऑफ इस्लाम। गुड नॉलेज ऑफ इस्लाम, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि हम इसको बहुत लेंथी ना कर दें वीडियो को। अच्छा, अब आपके पास ये कंडीशन आ गई कि नॉलेज ऑफ इस्लाम भी उस पर्सन के पास होना चाहिए, और बेसिकली ये किसके पास होगी? इस्लामिक स्कॉलर के पास ही होगी, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसकी कंडीशंस को देख रहे हैं कौन कौन सी हैं। फिर हमारे पास है कि इन सब को ट्रू बिलीवर्स भी होना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जजमेंट है, जजमेंट मस्ट बी, शुड भी नहीं, मस्ट बी, मैंडेटरी है, मस्ट बी इन लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी इशू के ऊपर स्कॉलर्स मिलके बैठे, इन्होंने कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहा और जो जजमेंट पास की, द कंडीशन इज़ कि वो जजमेंट हर सूरत कुरान और हदीस को फॉलो करती हो, ठीक है। बेशक उसका जो इशू है वो कुरान और हदीस में नहीं मिलता, बट जो आपके जजमेंट आपने प्रोड्यूस की, जो उलमास ने, स्कॉलर्स ने प्रोड्यूस की, इजमा किया, वो किसी और टीचिंग ऑफ कुरान और हदीस के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, हो ही नहीं सकती। अगर होती है तो इजमा वहाँ पे आपका वैलिड नहीं होता, इररिलेवेंट हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, उसको मानना और फॉलो करना भी परमिटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा? अभी मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ नहीं बताया, क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल्स को देखना है। मैंने आपसे कहा है कोई इशू आता है तो स्कॉलर्स जो हैं वो उस इशू के ऊपर सब इजमा परफॉर्म करते हैं। इजमा का मतलब होता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, सब मिलके बैठेंगे, अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करेंगे, कुरान को देखेंगे, हदीस के कुछ हदीस को रेफ़र करेंगे और कोई जजमेंट पास ऑन करेंगे कि इस इशू के ऊपर ये हो सकता है। अच्छा, अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं जहाँ से आपको बेसिकली टॉपिक समझ आ जाएगा। एग्जांपल्स में अब क्या हो सकता है, मैं आपको ना थोड़ी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स बताता हूँ। मैं एग्जांपल नंबर 1 कहता हूँ। आपने फ्राइडे प्रेयर जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने पढ़ी हुई है फ्राइडे प्रेयर, ठीक है। फ्राइडे प्रेयर में क्या होता है? फ्राइडे प्रेयर में 2 अजान होती हैं। हर नमाज के लिए एक अजान होती है, फजर से लेकर इशा तक की फ़र्ज़ नमाज़ों की एक ही अजान होती है, बट फ्राइडे प्रेयर कंसिस्ट ऑफ 2 अजान, 2 अजान इसके अंदर होती हैं। क्यों? अब अगर आप पूछें, अगर आपको जिनको पता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता तो बच्चों, प्रॉफिट के टाइम तक 2 अजानें नहीं होती थी, एक अजान होती थी। तो फिर ये 2 किस तरह हुई? आज तक हम 2 अजान क्यों देते हैं? अब हुआ ये कि जब हज़रत उमर का टेन्योर आता है तो उस टाइम के ऊपर इशू ये आता है कि लोग जो हैं वो उनको, क्योंकि कम्युनिटी एक्सपेंड कर गई होती है, इस्लाम की एक्सपेंशन हो गई होती है, तो वहाँ पे लोगों को गैदर करना फॉर फ्राइडे प्रेयर वाज गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट और वेरी टफ। तो लोगों ने क्या किया? अब फिर हुआ क्या? हुआ ये कि मीटिंग बैठ गई होगी, कंपेनियन सब मिलके बैठे, प्रॉफिट के जो क्लोजेस्ट कंपेनियंस थे, मोस्ट जिनको हम कहते हैं कि हाई रैंक्ड बिलीवर जो हैं, वो सब, अब क्योंकि ये बिल्कुल इमीडिएट प्रॉफिट की जो नेक्स्ट जनरेशन थी, बल्कि प्रॉफिट वाले टाइम के ऊपर जनरेशन थी, ये सारे वो लोग थे। तो दे सेट और उन्होंने सोल्यूशन ये फाइंड आउट किया कि वी शुड गिव 2 अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर। एक अजान बहुत पहले हो जाती है, तकरीबन 40 to 45 मिनट्स पहले हो जाती है, या 30 मिनट्स पहले कुछ जगह पे, और फिर दूसरी अजान जो है वो तकरीबन 3 to 5 मिनट्स पहले पहले हो जाती है। इसका मतलब कि पहले भी अजान हो, बिलीवर्स प्रेपरेशन स्टार्ट कर दे जिन तक पहुंच गया, फिर दूसरी अजान हो तो मज़ीद बिलीवर जो पहले नहीं सुन सके अजान को, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत हो गई हुई थी, तो वो भी इस बात को सुन लें और फ्राइडे प्रेयर के लिए आ जाए। तो ये हुआ क्या? देखें, जब लोगों ने, कंपेनियंस ने डिसाइड किया ना इसको, तो ये इजमा हुआ कि अब देखें, ना कुरान में रेफरेंस मिलता है कि आपने 2 अजान देनी है, ना हदीस में रेफरेंस मिलता है, इवन प्रॉफिट ने भी नहीं 2 अजान दी, मतलब सुन्नत में भी नहीं है। तो मतलब जब एडिशन होती है उसके अंदर, कोई नया काम इंट्रोड्यूस होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है, तो दैट इज़ इजमा परफॉर्म। अच्छा, एक तो ये एग्जाम्पल होगी, आप सबको बेसिकली पता होगा इसका। सेकेंड कौन सी है? मोस्ट रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट, कंपाइलेशन ऑफ कुरान। ये आपका टॉपिक भी है, 10 मार्क के अंदर हमने इसको पढ़ना भी है बाद में। तो अब कंपाइलेशन ऑफ कुरान क्या था? प्रॉफिट डिड नॉट कंपाइल कुरान, प्रॉफिट डिड नॉट इवन ऑर्डर टू कंपाइल कुरान, प्रॉफिट ने कुरान को बुक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं करवाया। बट हुआ क्या, फ्यूचर में 2 दफ़ा कंपाइलेशन ऑफ कुरान होती है। एक दफ़ा कब होती है? एक दफ़ा हज़रत अबू बकर के टाइम के ऊपर होती है, एंड देन हज़रत उस्मान के टाइम के ऊपर होती है। तो देखें ये क्या हुआ,
और अब अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं तो हज़रत अबू बकर ने एक कमेटी फॉर्म की, जिस कमेटी को चेयर कर रहे थे हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर हज़रत उस्मान ने जो कमेटी फॉर्म की उसको भी यही लीड कर रहे थे। अब इस कमेटी के अंदर और कौन था, अदर कंपेनियंस भी इंक्लूडेड थे। अब अगर हम इसके थोड़ा सा फिर बैकग्राउंड में जाएं और हम देखेंगे जब कुरान कंपाइल करना था, ये ऐसा उस टाइम के ऊपर इशू था जिसका रेफरेंस तो मिल ही नहीं रहा था कहीं से, ना प्रॉफिट ने ऑर्डर किया ना कुरान ने ऑर्डर किया। हाँ, कुरान की ये रेफरेंस हमें ज़रूर मिलता है, वर्स ज़रूर मिलते हैं कि वी हैव रिवील्ड कुरान एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कंपाइल इट और टू प्रिजर्व इट, बट ये नहीं मिलता कि कब और किस तरह कंपाइल करना है। तो जब सब हज़रत अबू बकर ने लोगों को कलेक्ट किया, गैदर किया, जिसमें हज़रत अली भी थे, हज़रत उमर, उस्मान, ये सारे प्रोमिनेंट कंपेनियंस इंक्लूडेड थे, उन्होंने डिसाइड ये किया कि वे शुड कंपाइल कुरान इनटू अ बुक फॉर्म, हमें एक बुक कॉपी बना लेनी चाहिए ड्यू टू सर्टेन इशू। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, फिर बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, वो हम सेपरेटली इसको देखते हैं। तो जब लोगों ने डिसाइड किया तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इजमा पर फॉर्म किया। ठीक है, इजमा होता है यहाँ पे। और अगर मैं आपको लेके चलूँ पुराने वाले टॉपिक की तरफ, तो इसके अंदर आप देखें, इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक रेफरेंस था वो वाला, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे हम आते हैं, ये देखें, ये रेफरेंस था ओबेल एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज चार्ज्ड विद अथॉरिटी अमंग यू। अब उस टाइम के ऊपर कौन था अथॉरिटी के ऊपर, हज़रत अबू बकर थे एज अ कैलिफ, फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। फिर थर्ड टाइम हज़रत उस्मान थे एज अ कैलिफ ऑफ इस्लाम। तो अल्लाह ने भी तो कुरान में कहा है दो चार्ज विद अथॉरिटी अमंग यू, कि उनको फॉलो करें। तो इसका मतलब कि जब ऐसा इशू आ जाए जिसके ऊपर सोल्यूशन ना मिले तो अथॉरिटेटिव पर्सन को फॉलो करें कुरान और सुन्ना की लाइट में, यानी ऐसा काम ना हो ना जो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो, उसके अपोजिंग हो जाए, वैसा काम नहीं करना। बाकी आप फॉलो कर सकते हैं। ये इजमा के एग्जांपल है, ये मैंने आपको दो बेसिक एग्जांपल्स बता दिए कि ये हो सकती है। तो आई होप कि इजमा वाला जो पार्ट है वो आपको समझ आ गई होगी। अभी हम नोट्स की तरफ जाते हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इजमा बेसिकली जब कंसेंसस ऑफ ओपिनियन होता है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं, स्कॉलर जो हैं, किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो दैट इज़ इजमा। अच्छा, कियास जो है, कियास के डिस्क्रिप्शन को आपने याद रखना है एक सिंगल वर्ड से, कियास इज़ एनोलॉजी। ठीक है, एनोलॉजी क्या होता है? एनोलॉजी होता है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन से अंडरस्टैंडिंग, आई कैन से डिसीजन एंड जजमेंट। ठीक है, और ये बेसिकली ना इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होती है एज अ पर्सन। इजमा कम्युनिटी लेवल के ऊपर होता है, ज़्यादा लोग होते हैं और ओपिनियन अपने शेयर करते हैं, फिर एक फाइनल जजमेंट प्रोड्यूस करते हैं। कियास जो है, एनोलॉजी, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक एनोलॉजी वाला कम्प्लेक्स है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो क्वेश्चन की और हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है ना, कोशिश करें कि आप उसके ऊपर ही रहें ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके लिए ना हो। हाँ, कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई देखना चाहता है कि नॉलेज असल में है क्या, इसकी इन डेप्थ नॉलेज क्या है, आप लोग ज़रूर देखें। बट इस लेवल के ऊपर, O2 लेवल के ऊपर कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप लोग सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल को देखें और उसकी याद रखें। बाद में आप लोग चाहें तो ज़रूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो देखें, एनोलॉजी मैंने कहा है कि जो पर्सन की अपनी, यानी एज एन इंडिविजुअल एक पर्सन की जितनी नॉलेज ऑफ इस्लाम होगी, उसके मुताबिक जब वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करता है तो फिर वो कियास परफॉर्म कर रहा होता है। और यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है हज़रत मुआज़ बिन जबल की। ठीक है, हज़रत मुआज़ बिन जबल को प्रॉफिट एक रीजन का गवर्नर बना के भेजते हैं। और अब ये ना कन्वर्सेशन है, ये अभी मेरे नोट्स के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने अभी सिर्फ ये याद रखना है कि मुआज़ बिन जबल का यहाँ पे रोल है। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से इस इवेंट से हमें पता लगता है कि प्रॉफिट की इनकरेजमेंट भी थी कियास के लिए। ठीक है, कियास की इनकरेजमेंट हमें प्रॉफिट से ही मिलती है। इसका मतलब कि कियास वैलिड हो सकता है, कियास अलाउड है, और कियास को इवन प्रॉफिट ने इनकरेज किया। तो आई होप कि यहाँ तक जो शॉर्ट नोट्स हैं और जो ओवरऑल समरी ऑफ द टॉपिक है वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। अब देखें, प्राइमरी सोर्स वही वाले, सेकेंडरी सोर्स इजमा और कियास आ गए। ठीक है, और यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा और जो मैंने आपको भी बता दिया, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखें, इजमा है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है। अच्छा, ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स ओवर अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इस्लामिक लॉ। कंडीशन हमने पढ़ी है ना कि रिलीजियस स्कॉलर्स हो, उनको कुरान और सुन्ना की नॉलेज हो,
और ऐसे इशू के ऊपर वो इजमा करने बैठे हैं जिस पे कुरान और सुन्ना साइलेंट है। अब ऐसा नहीं होना कि एक इशू के बारे में कुरान में भी वर्स अवेलेबल है या फिर सुन्ना और या हदीस से हमें रेफरेंस मिलता है, बट फिर भी उस पर कोई इजमा करने बैठ जाए, तो वो इजमा वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब प्रायोरिटी की बात की, जब मैंने प्रेफरेंस की बात की, तो आई सेड कि आपने प्रेफरेंस में और प्रायोरिटी में प्राइमरी सोर्स को नंबर 1 रखना है। तो अगर आपको रेफरेंस मिलता है एंड स्टिल यू आर डूइंग इजमा और कियास, तो इजमा और कियास वहाँ पे हम कह सकते हैं नलीफाइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, और आप हमेशा प्राइमरी सोर्स को फॉलो करेंगे। तो कंडीशन है कि साइलेंट होना चाहिए कुरान और सुन्ना का, फिर इजमा वैलिड होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे फिर कंडीशन आ गया, आप लोग नोट्स को ज़रूर पढ़ लेना कि लीगल एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ साउंड नॉलेज, बेटर नॉलेज ऑफ कुरान इज़ मस्ट इज़ मैंडेटरी, उसके बगैर इजमा नहीं परफॉर्म करना। देखें हज़रत अबू बकर ने जब इजमा परफॉर्म किया कंपाइलेशन ऑफ कुरान के ऊपर, तो अब उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन तो कोई नहीं था उस टाइम के ऊपर, यानी उन कंपेनियन से ज़्यादा कोई नहीं था। हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत अली हैं, उस्मान, हज़रत उमर हैं, ज़ैद बिन हारिस हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, ये सारे तो मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट लॉयल, मोस्ट क्लोजेस्ट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट थे, तो वो तो ऑलरेडी स्कॉलरली थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे, उनके लिए इजमा है वो ज़्यादा वैलिड था। लेकिन आज के दौर में यहाँ पे हमें और ज़्यादा केयर करनी है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं इस्लामिक लॉ के, उनका होना ज़रूरी है इजमा परफॉर्म करते टाइम। ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा जी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कुरान हो। और अच्छा, अब आगे आते हैं। अब देखें, हमने ना एग्जामिनर को प्रूफ करना है कि जब आप बात करें ना इजमा की, तो हमें कहाँ से रेफरेंस मिलेगा कि क्या इस्लाम ने इजमा को अलाउ भी किया कि नहीं किया, क्या प्रॉफिट ने इजमा को अलाउ किया, क्या प्रॉफिट ने इनकरेज किया कि आप इजमा परफॉर्म करें, या कुरान में कहीं हमें वर्स मिलती है जिसमें हमें इजमा की इनकरेजमेंट आती है। हम उसको बताएंगे एग्जामिनर को किस तरह। हम कहते हैं जी कमांड ऑफ अल्लाह ऑन यूज़ ऑफ इजमा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस वर्स ऑफ कुरान, और वो वर्स ऑफ कुरान क्या है? ओ यू हैव हु हैव बिलीव्ड ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज चार्ज विद अथॉरिटी या ड्यूटी अमंग यू। तो अल्लाह ने हमें कुरान के अंदर ये वाली गाइडेंस दी, एंड दोज चार्ज विद अथॉरिटी अमंग यू। तो ये बात मैंने आपको लास्ट लेसन में बता दी थी जब हमने ये रेफरेंस को पढ़ा था कि अल्लाह ने कुरान में मेंशन किया है कि जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, जिनको अल्लाह ने आपके ऊपर किया तो कैलिफ बनाया, रूलर बनाया, स्कॉलर्स बनाया, उनको फॉलो करें। तो ये इनडायरेक्टली इजमा की हमें ऑर्डर मिल रहा है कि इजमा परफॉर्म करें। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम आते हैं, इसको मैं स्किप करता हूँ, पॉइंट को आप ज़रूर पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बता दी। ऑल्सो प्रॉफिट इज़ रिपोर्टेड टू हैव, अब हम दो जगह प्रूफ कर रहे हैं, दो जगह से हम एविडेंस दिखा रहे हैं एग्जामिनर को कि भाई देखो इजमा की हमने जब बात की है तो हमें पता है कि कुरान के अंदर वे इंकरेजमेंट ऑफ इजमा हैज़ केम, और प्रॉफिट के हदीस के अंदर किस तरह से एंडोर्समेंट मिलती है। प्रॉफिट सेड माई उम्मा माई कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एन एरर। अब देखें, बात की ना लॉजिक को अंडरस्टैंड करें। जब प्रॉफिट सेड कि माई कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एन एरर, इसका मतलब पता है क्या है? अगर हम इसकी अदर साइड देखें, इसकी अदर साइड ये है कि माई कम्युनिटी विल ऑलवेज एग्री ऑन अ राइट डिसीजन, ऑन अ राइट सोल्यूशन। तो ये हमें प्रॉफिट से इंकरेजमेंट मिल गई है ना वहाँ पे कि जब, और देखें इजमा कहाँ पे लिखा हुआ है? इजमा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ इसमें, तो किस तरह पता लगे? जब प्रॉफिट यूज माई उम्मा और या माई कम्युनिटी, तो कम्युनिटी जब की बात जब होती है तो इजमा की बात होती है, बिकॉज कियास तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होता है, हदीस वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं, कुरान वर्ड्स ऑफ अल्लाह होता है। तो कम्युनिटी जब डिसाइड करती है तो इजमा परफॉर्म होता है। प्रॉफिट सेड कि माई कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एन एरर, कि मेरी कम्युनिटी जब सोल्यूशन फाइंड आउट करने बैठेगी तो एरर के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ट्रू बिलीवर जो हैं वो लाजमी कोई ना कोई साउंड रीजनिंग के थ्रू एक अच्छी जजमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें इजमा की मिल गई है, हमें एविडेंस के प्रॉफिट ने भी अलाउ किया कि इजमा परफॉर्म करे। ठीक है। तो देखें बड़ा इंटरेस्टिंग रेफरेंस था, और हमने किस तरह से उसको अंडरस्टैंड किया, बड़ा सिंपल था, लेकिन शायद हमने पहले उसको इस तरह से ना सोचा हो कि इसमें तो इजमा की इनकरेजमेंट आ रही है। और फिर हम एग्जाम्पल कोट करेंगे कि इजमा हैड बीन प्रैक्टिस बाय कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट। तो अब देखें, प्रॉफिट के बाद जिन लोगों को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाना चाहिए वो कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट हैं, वो फैमिली ऑफ होली प्रॉफिट है जिनको हम अहले बैत कहते हैं, तो उनको ज़्यादा फॉलो किया जाना चाहिए। और फिर जब उन्होंने इजमा की एग्जाम्पल सेट की तो दैट मीन्स कि इजमा हैज़ बीन अलाउड, और इजमा की इस्लाम के अंदर परमिशन है। अब वही बातें यहाँ पे आ रही हैं, हज़रत अबू बकर और उस्मान के टाइम के ऊपर कंपाइलेशन ऑफ कुरान, हज़रत उमर के टाइम के ऊपर फ्राइडे प्रेयर की 2 अज़ान्स, तो ये उनका स्कॉलर था। अच्छा, फिर एक और इजमा कहाँ पे आता है? एक और इजमा आता है तरावी प्रेयर के ऊपर कि एडिशनली फॉर तरावी प्रेयर इन मंथ ऑफ रमज़ान एंड इजमा वाज डन बाय द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट टू प्रे 20 रकात। कंपेनियंस ने इजमा परफॉर्म किया, डिसाइड किया कि हम 20 रकात परफॉर्म करेंगे तरावी की, तो आज तक हम 20 रकात परफॉर्म करें। और अच्छा, एक और चीज़ आप लोग याद रखें, बल्कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ
every Muslim is bound to follow the इजमा ऑफ स्कॉलर्स। ठीक है, ये बात ज़रूरी है। अब देखें, कम्युनिटी को यूनाइटेड रखने के लिए ना, एक सेम पेज के ऊपर रखने के लिए और सेम स्टांस बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि जब इजमा हो तो सारे इसको फॉलो करें। ये ना हो कि इजमा परफॉर्म किया, 6-7 लोगों ने इजमा जब किया तो सिर्फ वही फॉलो करें, बाकी कम्युनिटी किसी और डायरेक्शन में जा रही, बल्कि फिर वहाँ पे जब इजमा वैलिड हो जाएगा तो कम्युनिटी इज़ बाउंड के, और कम्युनिटी मस्ट फॉलो द इजमा ऑफ स्कॉलर्स, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अब हम क्यास की तरफ आते हैं। अब देखें, क्यास जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसको जितना हो सकता है सिंप्लीफाइड और ईजीएस्ट फॉर्म के अंदर बता दूं, क्योंकि एक्सपेक्टेड भी है, आ सकता है पेपर के अंदर। पहली बात, डेफिनेशन, क्यास इज एनोलॉजी। ठीक है, अब डेफिनेशन को ना आपने ज़रूर मेरे साथ अंडरस्टैंड करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ लीगल मेथड ऑफ डिड्यूसिंग और कैरिंग वन प्रिंसिपल फ्रॉम अनदर बाय कंपेयरिंग देम टुगेदर। जब इश्यूज आएंगे ना, तो आपने सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स को कंपेयर कर रहे होने। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है मैं अभी आपको मज़ीद क्लियर करके बता देता हूँ कि किस तरह आप लोग इनको कंपेयर करते हो, सॉल्यूशंस को, जजमेंट्स को, और एक फाइनल सॉल्यूशन निकाल देते हो। ठीक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि कैन बी परफॉर्म्ड व्हेन बोथ द कुरान एंड सुन्ना आर साइलेंट। ठीक है, और इवन इजमा भी नहीं हुआ, तीनों चीज़ें साइलेंट थी। प्राइमरी सोर्स सारा साइलेंट था, कुरान सुन्ना, और सेकेंडरी में फर्स्ट जो सेकेंडरी सोर्स है इजमा, वो भी नहीं हुआ, तो फिर आपने क्यास परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देयरफॉर, अच्छा, पर्पस ऑफ क्यास, क्या क्वेश्चन आएगा ना माइंड में कि क्यों क्यास करें, तो इसलिए करना है टू फैसिलिटेट मुस्लिम्स टू स्पेंड देयर लाइफ्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये ज़रूरी है कि कुरान में हदीस, कुरान में तो ओवरऑल वैसी हमें जनरल गाइडेंस मिलती है, हदीस में हमें जो उस टाइम के इश्यूज थे उनके ऊपर भी गाइडेंस मिलती है, लेटेस्ट में मिलती है, बट प्रोग्रेसिंग वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनका हमें रेफरेंस दोनों जगह से नहीं मिलता, तो वहाँ पे क्यास परफॉर्म करना ज़रूरी है। अब देखें, कुरान से मैं आपको दिखाता हूँ कि कुरान से किस तरह क्यास जो है वो साबित हो जाता है। कुरान से मैरी वुमेन ऑफ योर चॉइस 2 or 3 or 4, बट इफ़ यू फेयर यू शैल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस देन ओनली 1। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस रेफरेंस में क्यास कहाँ पे है। क्यास का मतलब है एनोलॉजी, क्यास का मतलब है एक पर्सन ने खुद से फैसला लेना। तो आप समझें बात को, जब यहाँ पे अल्लाह ने बिलीवर को चॉइस दिया ना कि मैरी वुमेन ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी से करो, एनोलॉजी के थ्रू करो, अब रिलीजन, बल्कि रिलीजन की लाइंस बाउंड्रीज में रहते हुए अपनी चॉइस करो, अपनी मर्जी करो, और मैरी करो वुमेन से, या 2 हो या 3 हो या 4 हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इनजस्टिस करेंगे या जस्टिस नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते चारों में, तीनों में या दोनों में, तो एक ही मैरिज करनी है। तो देखें ये क्या बात हुई है, ये क्यास था। ये जो चॉइस का ऑप्शन मिला ना कि अपनी मर्जी से, अब देखें इसमें आप नहीं पूछने जाएंगे किसी स्कॉलर से, आप नहीं कहेंगे कि यार मेरे लिए बैठो, सारे 5-6 लोग उलमास बैठ जाएं और वो इजमा परफॉर्म करें कि मुझे 2 शादी या 3 करनी चाहिए, 1 शादी करनी चाहिए कि नहीं, चले हम एक के ऊपर ही बात कर लेते हैं। इजमा नहीं करवाना आपने वहाँ पे उनसे, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल मैटर है, आपने खुद से डिसाइड करना है, आपने खुद से चॉइस करनी है, आपने खुद से देखना है कि मेरे लिए बेहतर है, मैं ये काम करके रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं ये काम करके कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा जो इस्लाम के अगेंस्ट हो, हदीस या कुरान के अगेंस्ट हो। तो आपने जब राइट डिसीजन लिया, अपनी चॉइस की, तो दैट इज़ क्यास। और इस रेफरेंस से मैं क्यास करता। बच्चों एक चीज़ ज़रूर याद रखें, जो वीडियोस देखते हैं, कि ये वाले एग्जांपल आमतौर के ऊपर ज़्यादा बच्चे कोट नहीं करते, ज़्यादा कैंडिडेट्स कोट नहीं कर रहे होते। आप करेंगे तो योर आंसर वुड बी मोर यूनिक और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छे मार्क्स मिलने के। अच्छा, देन एक प्रॉफिट यहाँ पे ना हम एग्जामिनर को बताएंगे अप्रूवल ऑफ क्यास हमें प्रॉफिट से कैसे मिलते हैं, हमें किस तरह परमिशन मिलती है, क्योंकि क्यास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर हम ओवरऑल देखें इन मॉडर्न वर्ल्ड की, क्यास की ना ओपोजिशन बहुत ज़्यादा है क्यास के ऊपर। और बेसिकली वो उस लेवल के ऊपर आता है जब हम डिफरेंट ग्रुप्स को देखते हैं ऑफ मुस्लिम्स, हम डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम को देखते हैं, तो वहाँ पे इसके ऊपर ना फिर ऑब्जेक्शंस आती हैं, इसकी ओपोजिशन आती है, और सबकी फिर अपनी अपनी वो डिफरेंट रीजंस हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि वाई क्यास हैड बीन अपोज्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, क्यों उन्होंने अपोज किया, तो इसलिए हमें इस चीज़ को भी देखना है साथ साथ। अच्छा, अब प्रॉफिट से अप्रूवल मिलता है जी, और बच्चों इसको आपने याद करना है, ये जो रेफरेंस है कोशिश करनी है कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। थोड़े बहुत वर्ड चेंज हो जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं, बट ट्राई टू मेमोराइज इट एज वेल, मेमोराइज इट एज इट इज़, बिकॉज वहाँ पे ये रेफरेंस है ना, हदीस के वर्ड्स हैं, तो इसको ज़्यादा चेंज करना मुनासिब नहीं रहेगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको इसके साथ साथ ही रहें।
अच्छा, आप देखें ये मुआज़ बिन जबल वाला एग्जांपल आ गई जो मैंने नोट्स में भी कोट किया था, शॉर्ट नोट्स में। व्हेन द होली प्रॉफिट सेंट मुआज़ बिन जबल एज अ गवर्नर ऑफ यमन, ही आस्क्ड। अब देखें ये ना कन्वर्सेशन है, ये एक स्टोरी है जो हमें हदीस के अंदर मिलती है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब प्रॉफिट भेजते हैं एज अ गवर्नर टू यमन, तो अब प्रॉफिट ना उनके साथ चलते हुए जा रहे हैं, उनको यानी सी ऑफ करने जा रहे हैं, और साथ साथ बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है। आपने पढ़ा भी होगा कि प्रॉफिट की एक हैबिट थी, जब वो उनको भेजते हैं हज़रत सईद बिन जैद को भेजते हैं वॉर के लिए, तो उनसे भी वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उनको रूल्स बता रहे होते हैं। इसी तरह जब बैटल्स के लिए निकलते हैं तो अपने कंपेनियंस को रूल्स बताते हैं कि आपने रोमन एम्परर से फाइट करने जब जाती है आर्मी, उनको भी प्रॉफिट गाइड करते रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह प्रॉफिट गाइडेड हज़रत मुआज़ बिन जबल और उनसे कन्वर्सेशन हुई। अब कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होती है, बल्कि कन्वर्सेशन का एक पार्ट है, प्रॉफिट सेड हाउ विल यू रीच अ जजमेंट व्हेन अ क्वेश्चन अराइजेस। अब देखें क्वेश्चन आ गया, पता है क्यों क्वेश्चन किया ये, क्योंकि मुआज़ बिन जबल गवर्नर बनने जा रहे हैं। उस टाइम के ऊपर जो गवर्नर होता है ना रीजन का, वो गवर्नर उस रीजन का, उस एरिया का या प्रोविंस का रूलर होता है, और उसके पास सारी पावर, सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, इवन लोगों को प्रेयर के लिए कॉल करना। और आज तो खैर इस तरह नहीं होता, बट उस टाइम के ऊपर गवर्नर जो है वो रिलीजियस टीचर भी होता था लोगों का। गवर्नर जो है वो लोगों को प्रेयर में लीड भी कर रहे होते थे। तो ये ड्यूटी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो प्रॉफिट उनसे पूछते हैं कि जब एक क्वेश्चन आएगा तो हाउ विल यू रीच अ जजमेंट, आप क्या करेंगे। मुआज़ बिन जबल रिप्लाइड, आई विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ अल्लाह, मतलब कुरान, मैं कुरान को रेफर कर लूँगा। एंड देन प्रॉफिट सेड, एंड इफ़ यू फाइंड नथिंग देयर इन, he then replied, then according to the sunnah of the messenger of Allah। वही बात कि प्राइमरी सोर्स नंबर 1 को फॉलो करूँगा, अगर मुझे वहाँ पे आंसर नहीं मिलता, then I will refer to the hadith of Holy Prophet और sunnah of Holy Prophet, which is the second primary source of Islamic law। अच्छा, अब बात ख़त्म नहीं हुई। then Prophet again questioned, and if you find nothing therein, and then on this Muaz said, then I shall take the decision according to my opinion। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझें कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रिप्लाइड कि डिसीजन अकॉर्डिंग टू माई ओन ओपिनियन, मतलब क्यास परफॉर्म कर लूँगा, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करूँगा, अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले लूँगा जो मुझे बेहतर लगेगा। और देखें यहाँ पे फिर क्या हुआ, क्या प्रॉफिट ने उनको मना कर दिया कि नहीं करना, या सिर्फ कुरान और सुन्ना को रेफ़र करें, नहीं, यहाँ पे केस डिफरेंट था। प्रॉफिट वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड एट हिज रिस्पॉन्स and remarked that praise to be Allah who has led his messenger to a solution that pleases him। बल्कि प्रॉफिट ने उनको अप्रिशिएट किया, उनके इस आंसर को एंडोर्स किया, उनको एनकरेज किया कि, और इवन उनके लिए फिर ऐसे वर्ड्स बोले कि प्रेज टू बी अल्लाह, कि जिन्होंने अपने मैसेंजर को ऐसे सोल्यूशन तक पहुंचाया जिसने उनको खुश किया, राज़ी किया। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट हैड ऑलरेडी अप्रूव द यूज़ ऑफ क्यास, और हमें मॉडर्न वर्ल्ड में भी क्यास को यूज़ करना अलाउड है। और एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे, अच्छा बच्चों आंसर के स्ट्रक्चर को समझ लें, स्टार्ट आप किस तरह करते हैं, लाइक जब आप इजमा पे पैराग्राफ बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, एंड देन उसमें होता क्या क्या, उसके ऊपर रेफरेंसेस, और लास्टली उसकी एग्जांपल। फिर जब क्यास पे आएंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्यास, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्यास, उसकी एग्जांपल्स विद रेफरेंसेस, उसके रेफरेंसेस, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, अप्रूवल ऑफ प्रॉफिट या कुरान, और उसके बाद एग्जांपल। अब देखें एग्जांपल में हम कहते हैं एन एग्जांपल ऑफ क्यास इज़ द यूज़ ऑफ कोकेन। अब कोकेन जो है प्रोहिबिटेड है ऑन द बेसिस दैट इट इज़ एन इंटॉक्सिकेंट, एंड इंटॉक्सिकेंट्स आर प्रोहिबिटेड इन इस्लाम टू कंज्यूम। कोकेन का यूज़ जो है वो भी क्यास की कैटेगरी के अंदर आता है, बिकॉज एक पर्सन जब खुद कोकेन कंज्यूम करने लगेगा तो उसको सोचना है कि जो कोकेन इंटॉक्सिकेंट, अब देखें क्यास में क्यों आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा जनरल कॉन्सेप्ट है, तो कुरान में भी होना चाहिए, हदीस में भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ना कुरान के अंदर कोकेन का वर्ड मेंशन है, ना हदीस के अंदर। ये वाला तो ऐसा जो हम कह सकते हैं ड्रग है, वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो इसका मतलब कि कुरान और सुन्ना आर साइलेंट। फिर उस पर इजमा भी नहीं हुआ, उस टाइम पे हुआ था अर्ली साइड के ऊपर। तो फिर क्या था, जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने डिसाइड इस बेसिस के ऊपर किया कि कोकेन जो है वो पर्सन को इंटॉक्सिकेट करती है। इंटॉक्सिकेंट इस्लाम में हराम है, कुरान और हदीस से साबित है, तो इसका मतलब कोकेन भी प्रोहिबिटेड है, कोकेन भी अनलॉफुल है और हराम है। अच्छा, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो बच्चों ज़रूर वीडियो को पीछे करके दोबारा से आप लोग देखें और इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ें। आगे पार्ट पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये वाला पार्ट पता है इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर ना एग्जामिनर ने रीसेंट अटैम्प्ट्स में इसको सेपरेटली मेंशन करना शुरू कर दिया। देखें जैसे है ना कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इजमा एंड कियास, या डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ सेकंड प्राइमरी सोर्सेज इन लीगल थिंकिंग। तो वो इस तरह पहले आते थे क्वेश्चन। अब उसने क्या किया, अब उसने ना शुरू कर दिया बीच में ऐड करना, एंड एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स ऑफ कियास, या एंड एक्सप्लेन असर फार इल्ला और हुक्म। और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो मार्किंग स्कीम में ज़रूर ये चीज़ें
ऐड होना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, आप पहले अभी के लिए याद कर लें। असल जो है वो क्या है, ओरिजिनल केस है ऑन विच रूलिंग हैज़ बीन गिवन फॉर, ये चार ना पोर्शंस हैं क्यास के, ये चार स्टेजेस हैं, और ये जो नंबरिंग है ये इसी सीक्वेंस में होती है। यानी पहले आपने असल को फाइंड आउट करना है, फिर आपने फार को फाइंड आउट करना है जिसका मतलब द न्यू केस ऑन विच रूलिंग इज रिक्वायर्ड, फिर इला परफॉर्म करना है, इला को डिटरमिन करना है कि क्या है, फिर हुक्म आपने पास ऑन करना है। मैं आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, आसान करके बताता हूँ। देखें, चार आपके पास एलिमेंट्स हैं क्यास के, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल सेपरेट फॉर्म के अंदर लेके आता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमने देखना है कि जब एक पर्सन ने क्यास परफॉर्म करना है तो उसने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अब नंबर 1 हमारे पास था कि जनाब आप पहले क्या कर रहे हैं, पहले आप असल को डिटरमिन कर रहे हैं। अच्छा, असल का डिस्क्रिप्शन क्या था, ओरिजिनल केस, फिर आप असल फार, फिर इल्ला है, और फिर हमारे पास हुक्म है। अब देखें, हुक्म वाला तो क्लियर है, हुक्म का मतलब ऐसे भी जजमेंट ही होता है, ऑर्डर देना होता है, तो ये आपको याद रहेगा। अब मैं असल को, आपने बच्चों याद किस तरह करना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, आपने इसको लॉजिक के साथ समझना है मेरे साथ। अभी हम कहते हैं ये ओरिजिनल केस है, फॉर जो है ये हमारे पास न्यू केस है, ठीक है, और इला जो है ये हमारे पास है उनके दरमियान कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, और हुक्म है फाइनल जजमेंट, ठीक है। ये मैंने उसी नोट्स वाले वर्ड को मज़ीद ब्रीफ करके लिखा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखें, अब हम इसको फिल करते हैं एक एग्जांपल के साथ। अब मैं एग्जांपल कौन सी कोड करूँगा, एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूँ वही वाली कोकेन वाली। अच्छा, अब देखें, ओरिजिनल केस का मतलब पता है क्या होता है, ओरिजिनल केस के साथ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ओरिजिनल केस के साथ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ओल्ड केस, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब किस तरह, और न्यू केस जो है वो मैं लिखता हूँ, न्यू केस तो हमारे पास आ ही गया, न्यू प्रॉब्लम की फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब देखें, लेट से एक मिनट, हम थोड़ा सा ज़रा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, न्यू केस के अंदर मैं कहता हूँ कि यार क्वेश्चन आ गया कहीं से, मेरे पास ही क्वेश्चन एज एन इंडिविजुअल आ गया, यूज़ ऑफ कोकेन, ठीक है। अब ये ना क्वेश्चन मार्क बन गया, न्यू केस जो है फार जो है ये क्वेश्चन मार्क बन गया, यूज़ ऑफ कोकेन। अब जब मैं कुरान को खोलूँगा तो आई कैन नॉट फाइंड अ रेफरेंस ऑन कोकेन, मुझे नहीं पता लगेगा कि ये हलाल है कि हराम है, क्योंकि ऐसा नशा तो उस टाइम पे था ही नहीं। जब मैं हदीस को रेफ़र करूँगा तो मुझे ये फिर नहीं वहाँ पे नज़र आएगा, ऐसा इसका तो कोई वहाँ पे उस टाइम के ऊपर नामो निशान नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो न्यू केस है, बट आई वांट सोल्यूशन, मुझे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, बिकॉज आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इस्लाम को पीछे छोड़ दूँ और मैं कोकेन का यूज़ शुरू कर दूँ, कि मैं कहूँ कि मुझे तो इसका सोल्यूशन मिला ही नहीं कहीं से, तो इसका मतलब आई एम अलाउड, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखें, अब क्या होगा, अब एक पर्सन, एक बिलीवर, चले मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ओरिजिनल केस की तरफ जाऊँगा, ठीक है। ओरिजिनल केस क्या है, ओरिजिनल केस का मतलब ओल्ड केस। अब देखें, इससे ज़्यादा रेलेवेंट जो चीज़ है, जो इससे रिलेटेड चीज़ है, वो अल्कोहल है। अब देखें, कोकेन क्या काम कर रही है, वो पर्सन को इंटॉक्सिकेट कर रही है, नशा हो रहा है ना उसे। उस टाइम के ऊपर इससे मिलती जुलती एक चीज़ अब एग्जिस्ट करती थी जो अल्कोहल है, प्रॉफिट के टाइम से एग्जिस्ट करती है, उससे पहले की एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर कुरान में रेफरेंस भी आते हैं। अब देखें, जो अल्कोहल है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कुरान में भी हमें इसका रेफरेंस मिलेगा, हमें हदीस में भी रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोकेन की बात करूँ तो मैं कहूँगा नो एविडेंस, नो वेयर, कोई एविडेंस है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। अच्छा, ये बात आ गई यहाँ तक। अब आपने दो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि असल जो है ओरिजिनल केस है, कि आप जिस प्रॉब्लम पे सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो उससे रिलेटेड केस कौन सा था जो प्रॉफिट के टाइम के ऊपर या पहले एग्जिस्ट करता होगा, जिस पे कुरान ने कोई बात की है। अच्छा, अब कॉमन फैक्टर देखें, कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, आपने क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट डज अल्कोहल डू, अल्कोहल क्या करती है, अल्कोहल पर्सन को इंटॉक्सिकेट करती है, तो अल्कोहल क्या है, इंटॉक्सिकेंट है। अब अगर हम क्वेश्चन पूछें कि देन व्हाट इज़ कोकेन, तो कोकेन क्या है, कोकेन भी पर्सन को इंटॉक्सिकेट करती है, इंटॉक्सिकेंट है, नशावर चीज़ है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों चीज़ों में, असल में और फार में, जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटॉक्सिकेंट है, ठीक है। ये इंटॉक्सिकेंट्स है ना दोनों चीज़ें। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच गए, हमने स्टेज 1, 2 और 3 को पास कर लिया है, यहाँ हम लास्ट स्टेज के ऊपर हैं, अभी तक आंसर नहीं मिला हमें। अब बच्चों देखें आगे क्या होगा, इंटॉक्सिकेंट की जब बात आएगी ना, कॉमन फैक्टर आएगा।
अब उलमाज, स्कॉलर्स या इंडिविजुअल इसके ऊपर क्वेश्चन प्लेस करेंगे कि इसके बारे में हदीस में और कुरान में कहाँ कहाँ पे रेफरेंस अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके ऊपर रेफरेंस कहाँ पे, आई होप कि मैंने शायद इसके अंदर मेंशन किया था या नहीं किया था शायद। ठीक है, अच्छा चले हम मैं आपको रेफरेंस अभी बता देता हूँ। आपने रेफरेंस कौन सा कोड करना है, आपने रेफरेंस, अब देखें ये हमारे पास रेफरेंस आ जाता है। रेफरेंस है एवरी इंटॉक्सिकेंट इज खमर एंड एवरी खमर इज़ हराम। ठीक है, अब देखें आपको वहाँ से रेफरेंस मिल गया कि इंटॉक्सिकेंट आपने कॉमन चीज़ फाइंड की और फिर आपने रेफरेंस फाइंड आउट किया कि रेफरेंस मिलता है इंटॉक्सिकेंट खमर है और खमर जो है वो हराम है, अनलॉफुल है, इलीगल है। अब पता है क्या होगा, अब यहाँ पे जब आप स्टेज नंबर 4 के ऊपर आएंगे तो स्टेज नंबर 4 पे यू हैव टू पास अ जजमेंट, अ फाइनल जजमेंट, अ फाइनल वर्डिक्ट के अब होगा क्या। अब देखें यहाँ से जब आपको पता लगा कि एवरी खमर इज़ हराम, तो आपने जब इसको रिलेट बैक किया, लिंक बैक किया, तो यू केम टू नो कि जो कोकेन थी वो भी तो खमर हुई, वो भी इंटॉक्सिकेट करती है, इंटॉक्सिकेंट है, और एवरी इंटॉक्सिकेंट इज़ खमर एंड एवरी खमर इज़ हराम। तो दैट मीन्स कि आपने जब फाइनल जजमेंट पास करनी है तो यू वुड से कि कोकेन इज़ हराम, कोकेन इज़ अनलॉफुल, कोकेन इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम। अब देखें आपने ये स्टेज नंबर 1 से 2 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर आप 4 पे गए और आपने अपनी फाइनल जजमेंट को प्रोड्यूस किया। तो दैट मीन्स कि आपने ये क्यास के जो 4 एलिमेंट्स थे उनको कम्प्लीटली फॉलो किया। बच्चों ये सिर्फ एक एग्जांपल थी। अब जो भी इशू आता है मॉडर्न वर्ल्ड में उसके ऊपर ना हमेशा ये 4 एलिमेंट्स अप्लाई हो जाते हैं, असल, फार, इल्ला, हुक्म। जिस तरह मैंने आपको भी बिल्कुल स्टार्टिंग में पार्ट 1 के अंदर इस वीडियो के, वो जो पिछली वीडियो थी हमारे पास कुरान एंड हदीस वाली, उसमें मैंने आपको एग्जांपल कोट की थी यूज़ ऑफ डिवाइसेस, यूज़ ऑफ लैपटॉप, यूज़ ऑफ मोबाइल। उस पर जब क्यास करना होगा ना, या इजमा तो खैर सेपरेट हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल क्यास करना होगा तो हम ये 4 एलिमेंट्स को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, हम ओरिजिनल केस को देखेंगे, मोडेस्टी वाली बात आ जाएगी, फिर हम न्यू केस की बात कर लेंगे, यूज़ ऑफ लैपटॉप, फिर हम कहेंगे इसमें कॉमन क्या, हम कहेंगे इसमें कॉमन फॉर एग्जांपल ये है कि ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हुक्म हम पास कर देंगे कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ना उस टाइम पे हराम था ना अब हराम हो सकता है, तो इनका यूज़ हलाल है, अनलेस कि उसके ऊपर पर्सन जो है वो कोई धोखा दे रहा है, तो धोखा तो वैसे ही देना कुरान भी कंडेम करता है, प्रॉफिट या हदीस भी कंडेम करती है। तो अगर वैसी चीज़ आ जाएगी तो फिर जजमेंट बदल जाएगी और जजमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बच्चों आप लोगों का टॉपिक था इजमा और कियास का, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ऐड कर लें, और उससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो भी आ जाएगा सामने, और बाकी जो वीडियो देखने वाले होंगे, नीचे कमेंट साइट पे जाने वाले होंगे, उनको भी आपके क्वेश्चन के थ्रू आंसर फिर मिल जाएगा मेरी तरफ से, और उनकी भी जो नॉलेज है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगी नॉलेज। और लाइक ज़रूर करें, और फिर इसके अलावा सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह मज़ीद जो वीडियोस हैं इस्लामियत के ऊपर और टॉपिक्स के ऊपर वो साथ साथ आती रहेंगी। और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को पढ़ें, नोट्स ज़रूर लिखा करें, कोशिश किया करें कि आप इसको बिल्कुल एज अ क्लासरूम समझें, और साथ साथ नोट्स लिखें, क्वेश्चन है जो नीचे वो ऐड करते जाएं, और आपको इंशाल्लाह उस पर रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा।